लिखो इसमें ऑल द एडजस्टमेंट्स have two effects. All the adjustments have two effects. ब्रैकेट में लिख सकते हो. One is debit and other is credit. जो इस चैप्टर में हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे अभी, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होंगे और दो इफेक्ट्स वही होते हैं जो आप शुरू से सुनते आ रहे हो, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट. ठीक है, तो आज बेसिकली हमें 5 एडजस्टमेंट पढ़नी है छोटी छोटी. तो मैं आपको पहले लिखवाऊंगा, फिर हम बाद में सीखेंगे एक साथ. तो आप सबसे पहले लिखो एडजस्टमेंट नंबर 1. ठीक है, इसका नाम इसमें लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको याद है, बहुत पहले सिखाया था. क्या होता है बताओ, क्या होता है? हाँ, जो बातें याद आ रही हैं बताते रहो. लाइबिलिटी होती है, एक बच्चे ने कहा, सही कहा, बाद में पे करते हैं. वेरी गुड. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो होता है जो हमें पे तो आज करना था बट हम बाद में पे करते हैं, और ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है. ठीक है, तो जब हमें क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट में दे रखा होगा तो हमें इसके दो इफेक्ट्स करने होंगे. तो अभी आप लिखते जाओ, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगा. तो पहले आप इसके दो इफेक्ट में लिखो. पहला इफेक्ट लिखो एड इन respective expense head. Add in respective expense head. और दूसरा इफेक्ट लिखो shown as liability in balance sheet. जो आप बच्चों ने कहा था कि सर ये लाइबिलिटी होती है, तो शोन एज लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट. तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसे आपने पिछले चैप्टर में तरह तरह के एक्सपेंस पढ़े थे, सैलरी, रेंट. सपोज कुछ भी आपको एक्सपेंस दे रखा है और नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000. ये एडजस्टमेंट होती है, ये एडजस्टमेंट होती है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000. तो हमें इस एडजस्टमेंट का क्या करना है? पहला पॉइंट लिखा है ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस हेड. तो जो ये सैलरी लिखी हुई है 10,000, आप उसमें ये 2000 और ऐड कर दोगे तो आपका सैलरी का एक्सपेंस कितने रुपए का बन जाएगा? 12,000 का. तो ये तो उसका एक इफेक्ट हुआ. और दूसरा इफेक्ट क्या लिखा हुआ है आपने? दूसरा इफेक्ट लिखा हुआ है शोन एज लाइबिलिटी इन बैलेंस शीट. जो हमने लास्ट क्लास में बैलेंस शीट बनाई थी, उसकी लाइबिलिटी वाली साइड में आप लिख दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000. ये लाइबिलिटी होती है. ठीक है, तो अभी बस ऐसे लिखते रहते हैं हम. फिर जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे एडजस्टमेंट को दो जगह पे लिखना होता है. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे हमें क्या करना है? ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस हेड. और दूसरा इसको शो करना है लायबिलिटी साइड पर बैलेंस शीट के. ठीक है, इसके बाद लिखो एडजस्टमेंट नंबर 2. एडजस्टमेंट नंबर 2 का नाम है प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस याद है क्या होता है? एसेट होता है एक ने का, और वैसे मीनिंग क्या होता है? पहले पे कर दिया. प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है आपने पहले पे कर दिया. तो लिखो इसके दो इफेक्ट्स क्या क्या लिखना है. पहला लिखो लेस इन
respective expense head, less in respective expense head, और दूसरा लिखो shown as asset in balance sheet, shown as asset in balance sheet। ठीक है, तो इसके भी दो इफेक्ट कर रहे हैं। जो भी प्रीपेड एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा, और बैलेंस शीट में कौन सी साइड शो करेंगे, एसेट साइड पे शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखो एडजस्टमेंट नंबर 3। इसका नाम है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम बताओ जी क्या होता है? हाँ, मिलना चाहिए थी इनकम लेकिन अभी मिली नहीं है, और क्या होता है, एसेट होता है। सही, तो ये दो चीज़ें लिखते हैं। इस पर पहला लिखना, पहला एडजस्टमेंट लिखना, ऐड इन रिस्पेक्टिव इनकम हेड। जो भी रिस्पेक्टिव इनकम हेड होगा उसमें इसको जोड़ देंगे। और दूसरा लिखना, शोन एज एसेट इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में एसेट की तरह इसको शो करेंगे। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 को लिखना, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम को क्या बोलते हैं? नहीं, ये इनकम कमीशन ही है, हमें कैसे पता? वो तो कुछ भी हो सकती है। तो जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, बस कमीशन ज़रूरी नहीं है ना कि कमीशन ही होगा हर बार। तो इसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी इनकम जो आपको एडवांस में मिल जाती है उसको अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं। वो कमीशन भी हो सकता है, क्या पता रेंट हो, क्या पता कुछ और हो। तो कोई भी इनकम जो आपको एडवांस में मिलती है उसको अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं। ये बताओ क्या होती है आपके लिए? लायबिलिटी होती है। तो पहले इसके दो इफेक्ट लिखो। पहला लिखो, लेस इन रिस्पेक्टिव इनकम हेड। जो भी रिस्पेक्टिव इनकम होगा उसमें इसको लेस कर देंगे। और दूसरा लिखो, शोन एज लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट नंबर 5, ये वाली इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा रहा हूँ। इस पे 100% लिख रहा हूँ। 100% का मतलब क्या है? 100% का मतलब पक्का आएगा नहीं है। इसका मतलब है आपको 100% पक्का करके जाना है। आए या ना आए वो तो भगवान को पता है, हमें तो पता नहीं है। बट हाँ, आता पक्का पक्का ही है ऑलमोस्ट, तो बट करके इसलिए आपको ज़रूर जाना है। इस एडजस्टमेंट का नाम है वैसे डेप्रीसिएशन। ठीक है, आप इस चैप्टर से भागते रहते थे ना, तो अब ये वापस आ गया आपके लिए। चलो, इसमें मेरे को छोटे छोटे 5-6 एग्जाम्पल्स करवा के समझाना पड़ेगा। आप लिखो एग्जाम्पल 1। इसमें 2 लाइनों का एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाओ। बस रफली बनाना है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं, कोई स्केल का चक्कर नहीं, बहुत जल्दी जल्दी करना है, तो बस फटाफट से बनाना है। लिखो मशीनरी
1,00,000 रुपए और फर्नीचर 2,00,000 रुपए। ठीक है, बस ट्रायल बैलेंस ख़त्म। मतलब एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, ट्रायल बैलेंस का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ट्रायल बैलेंस में दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मशीनरी और फर्नीचर। अब नीचे लिखो एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में लिखो डेप्रीशिएट मशीनरी at 10% and furniture at 20%. Depreciate machinery at 10% and furniture at 20%। ठीक है, लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको बस ऐसे रफली छोटा सा 4 लाइन का P&L अकाउंट बनाना है और छोटी सी रफली 5-6 लाइन की बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, रफली, कोई स्केल की जरूरत नहीं, बस जल्दी से बनाओ P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो कैसे करेंगे एडजस्टमेंट वो बताता हूँ आपको। ये एडजस्टमेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो एडजस्टमेंट में लिखा है कि डेप्रीशिएट मशीनरी एट 10%। तो आप मशीन कितने रुपए की है आपकी? 1,00,000 की, उसका 10% डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा? 10,000। तो ये डेप्रीसिएशन आपको P&L अकाउंट में लिखना पड़ेगा। तो आप लिखो टू डेप्रीसिएशन और ब्रैकेट में लिख सकते हो मशीनरी, और इसका अमाउंट आएगा 10,000। ठीक है, पहले ये समझ आया? P&L अकाउंट में आप लिखोगे डेप्रीसिएशन मशीनरी 10,000। तो ये तो एक इफेक्ट हो गया इसका। ठीक है सर दूसरा इफेक्ट क्या होगा? अब एसेट में आप लिखो मेरे साथ साथ, पहले लिखो मशीनरी कितने रुपए की थी मशीन आपकी? 1,00,000। तो अंदर के कॉलम में लिखो 1,00,000। और अब ये कितना घिस गई है? तो आपको माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन 10,000। तो कितने रुपए बचेंगे आंसर में? 90,000। तो ये जो एडजस्टमेंट करी आपने, इसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आई? ये डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, एक जगह ऊपर यहाँ पे और दूसरी जगह यहाँ पे। तो हर एडजस्टमेंट दो जगह जाएगी, ये फिक्स है। तो डेप्रीसिएशन समझ आया मशीनरी वाला? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो? अब इसी तरह फर्नीचर वाला कर सकते हो अपने आप। ठीक है, तो करते हैं साथ साथ। इसी तरह आपको फर्नीचर का भी डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा पहले। तो फर्नीचर का डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा? 40,000। ठीक है जी, और फिर बैलेंस शीट में आप एसेट साइड पर फर्नीचर पहले लिखोगे 2,00,000 रुपए, और इसमें से क्या माइनस कर दोगे? उसका डेप्रीसिएशन 40,000। तो बाहर कितने रुपए बचेंगे? 1,60,000। ठीक है, समझ आ गया डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? तो ये वाला एग्जांपल सबको समझ आ गया? इसमें टोटल 5 एग्जांपल करवाने हैं। पहला एग्जांपल समझ आ गया डेप्रीसिएशन का? चलो जी, इसके बाद लिखो एग्जांपल 2। इसमें बनाओ ट्रायल बैलेंस, वही 2 लाइन का ट्रायल बैलेंस बनाओ।
लिखो मशीनरी 1,00,000 रुपए, उसके नीचे लिखो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, लिखो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 10,000, उसके नीचे लिखो नो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में आपको कुछ नहीं दिया, लिखो सॉल्यूशन, इसमें वही फटाफट से छोटे छोटे से P&L अकाउंट और उसके नीचे बैलेंस शीट। चलो, तो अब मुझे बच्चे बता सकते हैं कि क्या करना है इसमें, बताओ, बच्चे बताएंगे। 2 पेज छोड़ के ये वाला लिखना शुरू करो। तो बताइए जी बच्चों, P&L अकाउंट में कुछ लिखना है, क्या लिखना है? टू डेप्रीसिएशन, वेरी गुड। तो लिखो सारे बच्चे टू डेप्रीसिएशन, ठीक है, मशीन का डेप्रीसिएशन। कितने रुपए लिख देंगे? 10,000। उसके बाद एसेट साइड पर कितने रुपए की मशीन लिखोगे आप? 1 लाख। अंदर या बाहर? बताओ जी, अंदर के कॉलम में लिखूं या बाहर लिख दूं? चलो, बच्चे कह रहे हैं सर अंदर के कॉलम में लिखो, ठीक है जी। फिर और कुछ भी करना है या बस हो गया खत्म? लेस डेप्रीसिएशन, तो कितना आ जाएगा बाहर? 90,000। ठीक है, पहले दोनों समझ में आए डेप्रीसिएशन का हमेशा कैसे करना है? चलो जी, तो अब मुझे बताओ, आप बच्चे बताओ, सोच सोच के बताओ, क्या सर क्या सोचना है? क्या मैंने आपको डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट की तरह दिया था? पिछला वाला एग्जाम्पल देखो, पिछले वाले में मैंने डेप्रीसिएशन आपको कैसे दिया था? एडजस्टमेंट की तरह दिया था। क्या इस एग्जाम्पल में मैंने आपको डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट की तरह दिया है? नहीं। तो जो चीज़ एडजस्टमेंट की तरह नहीं दी उसको आपने 2 जगह कैसे लिख लिया? उसको आप 2 जगह कभी लिख ही नहीं सकते हो। तो ये सबसे बड़ी गलती आपने करी। अगर आप कोई एडजस्टमेंट वाली चीज नहीं है और उसको 2-2 जगह लिख रहे हो तो वो इसका मतलब सवाल में आप गलत कर दोगे। एडजस्टमेंट अगर होगी वो ही 2 जगह लिखी जाएगी, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो 2 जगह नहीं लिखी जाती। तो ये डेप्रीसिएशन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा था, ये सिर्फ एक ही जगह जाएगा जो हमने लिख दिया यहां पे। इसको जो आपने दोबारा से यहां लिखवाया, ये आपने कर दी गलती, क्योंकि वैसे तो खैर आपको पता ही नहीं था, लेकिन यही सिखाना था कि एडजस्टमेंट ही 2 जगह जाती हैं। जो चीज ट्रायल बैलेंस में होगी वो हमेशा एक ही जगह जाएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही जगह जाएगा। एडजस्टमेंट अगर होती तो फिर वो आप लिखते तो सही हो। बात समझ आई? इसीलिए मैंने पहला एग्जांपल अलग दिया था, उसमें वो एडजस्टमेंट थी डेप्रीसिएशन, उसमें देखो ट्रायल बैलेंस में डेप्रीसिएशन नहीं दे रखा था, लेकिन इसमें क्या कोई एडजस्टमेंट थी डेप्रीसिएशन की? नहीं थी। तो जब तक एडजस्टमेंट नहीं होगी तो 2 जगह नहीं जाएगी। अभी समझ आ गया? क्लियर हो गया? चलो तीसरा एग्जांपल। तीसरे में लिखो जी, वही छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाओ।
इसमें लिखो मशीनरी 1,00,000 रुपए। इसके नीचे लिखो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ब्रैकेट में लिखा है मशीनरी 10,000 रुपए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस खत्म। और इसके नीचे लिखा है नो एडजस्टमेंट, और कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। तो लिखो जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वही छोटी छोटी सी दो चीज़ें बनानी है आपको। चलो ये कौन बच्चा बताएगा? सर क्या बताएं? बताइए जी। पहले तो ये बताओ, अच्छा पहले तो ये बेसिक चीज़ बताओ, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दो आइटम्स दे रखे हैं, क्या ये दो जगह जाएंगे या ये सिर्फ एक ही जगह जाएंगे? एक ही जगह जाएंगे। वेरी गुड। अगर कोई एडजस्टमेंट होती तो वो कितनी जगह जाती? दो जगह। ठीक है, याद हो गया। चलो बढ़िया। तो अब कैसे लिखते हैं? जो ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आपको दे रखा होता है, और जो पिछले एग्जाम्पल में आपको डेप्रीसिएशन दे रखा था, क्या ये डेप्रीसिएशन और ये प्रोविजन एक ही बात है या दोनों में कुछ अंतर होता है? अंतर होता है। ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन होता है ना, ये आपके लिए एक लायबिलिटी होती है। दिस इज योर लायबिलिटी। और जो पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको डेप्रीसिएशन दिया था 10,000, वो एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। वैसे आपने चैप्टर उसमें भी पढ़ा था डेप्रीसिएशन में। और देखो इसका नेचर भी आपको समझाता हूं। क्योंकि ये एक्सपेंस था डेप्रीसिएशन, इसीलिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे आया। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्योंकि एक लायबिलिटी है, इसीलिए वो क्रेडिट साइड पर आई। हो गई क्लैरिटी? आपको बात समझ आ गई? तो ये लायबिलिटी होती है, तो इसीलिए इसमें P&L अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। बस ये जो दोनों आइटम आपको दे रखे हैं, ये दोनों आइटम, ये बस सिंपल अब आपको समझ ही आ गई कि कौन सा आइटम कहां जाएगा। मशीनरी तो आप लिख ही रहे हो एसेट साइड पर, वो तो आपने पहले भी लिखा। और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मैंने आपको बता ही दिया कि ये लायबिलिटी होती है। तो बस इसके बाद तो कुछ बताने लायक बात ही नहीं बची। ठीक है, तो बस ये नोट कर लो आप। ठीक है, ये वाला समझ आ गया सबको? पहले तीन अलग अलग एग्जांपल्स के डिफरेंस समझ में आए, और डेप्रीसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का फर्क समझ में आ गया। चलो ठीक है। ऑल्टरनेटिवली, मतलब ये आपको नहीं लिखना, मैं वैसे बता रहा हूं बस। ऑल्टरनेटिवली बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग, आप मत काटना, आपने बस यही लिखना, बहुत से लोग इस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को लायबिलिटी में नहीं लिखते। वो क्या करते हैं, वो मशीन में से माइनस कर देते हैं, यहां मशीन में से माइनस कर देते हैं, तो उसमें बाहर आंसर कितना आ जाएगा? 90,000। तो अगर आप वैसे नेट इफेक्ट सोचो, उधर पहले आपने 1,00,000 लिखा था और इधर 10,000 लिखा हुआ है, और वैसे अगर नेट इफेक्ट सोचो तो इधर 90 ही बचेगा। तो ऑल्टरनेटिव तरीका जो ये कुछ लोग करते हैं वो भी वैसे सही होता है, गलत नहीं होता। लेकिन कॉन्सेप्चुअली प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एक लायबिलिटी होता है, तो उसको लायबिलिटी में शो करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में देखता हूँ कौन सा बच्चा सही करेगा। लिखो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में लिखो मशीनरी
1,00,000 रुपए। उसके बाद लिखो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मशीन का 11,000 रुपए। और उसके बाद लिखो डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 रुपए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्लोज। और नीचे लिखा है नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लिखो सॉल्यूशन, छोटा सा P&L अकाउंट और छोटी सी बैलेंस शीट। पहले तो ये बताओ, ये ट्रायल बैलेंस के आइटम जो दे रखे हैं कितनी जगह जाएंगे? एक जगह या दो जगह? एक जगह। ठीक है, जब तक एडजस्टमेंट ना हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ एडजस्टमेंट को ही दो दो जगह लिखना है। ट्रायल बैलेंस के किसी भी आइटम को आप दो जगह लिखोगे तो गलत। चलो बताओ, कौन बच्चा बताएगा कि P&L अकाउंट में कुछ लिखना है या नहीं लिखना है? वेरी गुड। बच्चों ने कहा सर टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी लिखो 10,000। बिल्कुल सही। ठीक है, ये एक्सपेंस था तो ये रिकॉर्ड कर लिया। फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कुछ लिखना है क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या होता है? जो आपने पिछले एग्जाम्पल में लिखा था ना, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, उसी को घर में प्यार से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बुलाते हैं। जैसे आपके भी घर के नाम होते हैं ना अलग अलग, वैसे तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन बुलाते हैं। तो ये भी लायबिलिटी है। तो बस लायबिलिटी में लिख लो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 11,000। और एसेट साइड पर तो आप एज यूजुअल क्या लिख लोगे? मशीनरी 1,00,000 रुपए। अच्छा हाँ, मशीन में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दूं इसका ये वाला? क्यों माइनस क्यों नहीं करवा रहे आप? क्योंकि वो एडजस्टमेंट नहीं है। बात समझ आई? और अगर यही पॉइंट देखो, ध्यान से डिफरेंस देखना, अगर यही पॉइंट मैं नीचे एडजस्टमेंट पे लिख देता, मान लो यही पॉइंट मैं नीचे एडजस्टमेंट में लिख देता, तब आप कहते कि सर माइनस करो, तब ये दो जगह रिकॉर्ड होता। तो फर्क समझ गया? चलो ठीक है जी, लास्ट एग्जांपल है जो आपको करना है, फिर देखता हूं आपको बात समझ आई या नहीं। लिखो एग्जांपल 5। चलो पहले इसमें ट्रायल बैलेंस बनाओ छोटा सा। लिखो मशीनरी 1,00,000 रुपए, उसके नीचे डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 रुपए, उसके नीचे डेप्रीसिएशन रिजर्व मशीनरी का 11,000 रुपए। ठीक है, तीन चीज़ें तो दे रखी हैं आपको ट्रायल बैलेंस में। फिर लिखो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट भी दे रखी है आपको। लिखो जी डेप्रीशिएट मशीनरी एट 20% पर एनम, ब्रैकेट में लिखा है SLM, फॉर 3 months।
सही है, यही करा। क्वेश्चन नंबर 4, the following trial balance has been extracted from the books of Messrs Ram Prasad and Sons on 31st March। ठीक है, डेबिट बैलेंसेस दे रखे हैं और क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं। अभी इनको भूल जाओ, ये सब छोड़ो और नीचे देखो, नीचे लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन को बोलते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो लिखी है मैं पढ़ रहा हूं, उसमें लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹450। अब अपने नोट्स में आज एडजस्टमेंट नंबर 1 पर जाओ और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के वो 2 बिंदियां पढ़ो, क्या लिखवाएंगे? चलो बच्चों ने जो बोला उसको मैं भी रिपीट कर देता हूं। बच्चों ने कहा सर ऐड इन रेस्पेक्टिव एक्सपेंस, और दूसरा बच्चों ने बोला सर लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। यही बोला, यही लिखवाया था आपको आज। तो देखो इसको कैसे करते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा है ना आपको एडजस्टमेंट में, तो आप अगर ट्रायल बैलेंस में ढूंढो आपको एक सैलरी पक्का पक्का दे रखा होगा। तो मिला बच्चों को सैलरी पहले? हाँ मिला। अब सैलरी पहले तो ये बताओ वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो पहले मुझे करने देना, फिर आप करना। तो जब आप सैलरी का एक्सपेंस लिखोगे, कितने रुपए दे रखा है? 500। तो ध्यान से देखना पहले। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दे रखा है 450 ऐड इन एक्सपेंस, तो आपको इसके नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी जोड़ना पड़ेगा 450, और फिर ये फाइनल कितने रुपए बन जाएगा? आंसर 950। ये तो हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा इफेक्ट क्या लिख रखा था आपने? आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी पर आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी करके लिखना पड़ेगा 450। तो ये हो गया दूसरा इफेक्ट। बस ये करते ही समझ लो आपने एडजस्टमेंट खत्म कर दी। तो एडजस्टमेंट जो होती है वो 2 जगह चली गई, 1 और 2। ठीक है, तो लिख लो, आप भी लिख लो और फिर बताओ कि बात समझ आई आपको। ठीक है, समझ आई वाला पॉइंट? चलो फिर हम पहले थर्ड एडजस्टमेंट करेंगे। पहले थर्ड वाली पढ़ेंगे। सर थर्ड वाली में क्या लिखा है? थर्ड में लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹50। इस बार आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब बात समझ आई आपको? तो आपको एक वेजेस नाम का एक्सपेंस भी दे रखा होगा पक्का पक्का। नजर आया आपको वेजेस? अब वेजेस कौन सा एक्सपेंस होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो पहले तो आप लिखोगे 2 वेजेस, पहले तो आप लिखोगे 2 वेजेस, और इस 50 के क्या 2 इफेक्ट्स होंगे? इस आउटस्टैंडिंग वेजेस के क्या 2 इफेक्ट्स होंगे? सेम जैसे पहले करा था। इसमें तो ऐड कर दोगे आप। ठीक है सर। और दूसरा इफेक्ट बताओ। लायबिलिटीज में लिख दोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 50। बोलो एडजस्टमेंट करना समझ आया? किसे कहते हैं एडजस्टमेंट? 2 जगह रिकॉर्ड करने का। इसके बाद करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया है रेंट प्रीपेड अमाउंटेड टू ₹100, यानी कि आपको दिया है प्रीपेड रेंट। अब आज का एडजस्टमेंट नंबर 2 वाला पॉइंट पढ़ो। आज का एडजस्टमेंट नंबर वाला 2 पॉइंट पढ़ो। बच्चे कह रहे हैं लेस इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, और दूसरा
शोन एज एसेट, बिल्कुल सही। ठीक है, प्रीपेड रेंट का आपको लिखवाया था लेस इन रेस्पेक्टिव एक्सपेंस और दूसरा शोन एज एसेट। तो आप ढूंढो, आपको एक रेंट पक्का पक्का दिया होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में रेंट दिया नजर आया आपको? यस सर, 450। अब बताओ रेंट कहां लिखना है, ऊपर या नीचे? नीचे। तो आप लिखो टू रेंट 450 और प्रीपेड रेंट को क्या करना है इस बारी? माइनस प्रीपेड रेंट 100 रुपए, तो बाहर आ जाएगा 350। तो ये तो आपने लिख लिया एक इफेक्ट इसका, ये तो एक इफेक्ट हो गया। और दूसरा क्या करना है? एसेट साइड पर। तो आपको प्रीपेड रेंट लिखना पड़ेगा एसेट साइड पर। तो आप लिखो प्रीपेड रेंट 100 रुपए। तो ये हो गई जी दूसरी इफेक्ट। ठीक है, समझ आया? हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होएगा, सिंपल। इसके बाद 5वीं एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। 5th दे रखा है आपको, स्टॉक ऑन 31 मार्च अमाउंटेड टू 8000। तो ये बच्चे कह रहे हैं सर क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था। हाँ बिल्कुल सही याद है आपको, क्लोजिंग स्टॉक मैंने उस दिन भी बताया था। एक तो ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा कहां जाता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक। तो ये भी एडजस्टमेंट है, तो 2 जगह रिकॉर्ड हो जाती है। चलो पहले मुझे बताओ, कोई भी बच्चा, पहले यहां तक में किसी को डाउट है? जो आज हमने लिखा वो समझ गए कि क्या लिखवाया था और कैसे कर रहे हैं? चलो जी बहुत बढ़िया। उसके बाद बस सेकंड और आखिरी एडजस्टमेंट करते हैं आज वाली। सेकंड में लिखा है डेप्रीशिएट मशीनरी एट 10%। ये तो हमने आज करी थी एग्जाम्पल इस तरह के। तो आपको मशीनरी नजर आ रही है? बताओ कितने रुपए की मशीन? 4000। सबसे पहला ही आइटम है 4000। तो उसका 10% कितना बन जाएगा डेप्रीसिएशन? 400। तो बस एक तो आप P&L अकाउंट में लिख लोगे टू डेप्रीसिएशन 400। एक तो यहां लिख लोगे आप टू डेप्रीसिएशन 400। और दूसरा इफेक्ट बताओ, ये दूसरा कहां लिखना होता है? हाँ बताओ जी। बैलेंस शीट में। किस में से माइनस करोगे? मशीन में से। तो मशीन अंदर लिखोगे 4000 माइनस डेप्रीसिएशन 400, तो बाहर आ जाएगा 3600। ठीक है, समझ आया सबको? पहले तो चैप्टर नंबर 18 जो आप पढ़ रहे हो उसमें बस एडजस्टमेंट्स होती हैं 1 2 3 4 5 और आपने सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली, सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली। अब इसके बाद जो बस क्वेश्चन बचा हुआ है, जो इंफॉर्मेशन उसने दे रखी है ट्रायल बैलेंस में, वो बस पिछला पुराना चैप्टर रह गया जो आप पिछला सीख कर आए थे। अब एक एक आइटम देखो और बस पुट करते रहो वो कहां पे आएगा। ठीक है, तो साथ साथ कर लेते हैं। तो पहले डेबिट बैलेंसेस से शुरू करते हैं। चलो तो एक एक करके शुरू करते हैं। मशीनरी तो हमने लिख लिया। अब दूसरा आइटम दे रखा है कैश एट बैंक। तो कहां लिखेंगे कैश एट बैंक? एसेट साइड पर। तो लिखो कैश एट बैंक एसेट साइड पर। उसके बाद दे रखा है कैश इन हैंड। ये क्या होता है? एसेट। ये भी होता है एसेट। कैश इन हैंड 500 रुपए।
उसके बाद दे रखी है आपको वेजेस, वो तो लिख चुके। उसके बाद आपको दे रखा है परचेजेस, तो कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। टू परचेजेस 8,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक, ये कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग में, तो लिखो जी 2 ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपको दे रखा है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स बताइए जी। एसेट, बिल्कुल सही, तो लिखो सन्ड्री डेटर्स 4,400। उसके बाद दे रखा है बिल्स रिसीवेबल, एसेट, बिल्कुल सही, तो लिखो बिल रिसीवेबल 2,900। उसके बाद आपको दे रखा है रेंट, वो तो लिख चुके पहले ही सर, ठीक है। फिर आपको दे रखा है कमीशन, तो कमीशन डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो P&L में लिखो 2 कमीशन। उसके बाद दे रखा है आपको जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस कहाँ लिखोगे? P&L में, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। 2 जनरल एक्सपेंसेस। इसके बाद सैलरीज, सैलरीज तो लिख चुके। चलो, अब आपको उसने क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं, तो क्रेडिट बैलेंसेस में तो बस थोड़ी सी चीजें। एक दे रखा है कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटीज में, अभी अंदर के कॉलम में। उसके बाद आपको दे रखा है सेल्स, तो सेल्स कहाँ लिखते हो आप? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी, तो लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,500। और आखिरी आइटम दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, बताओ किधर जाएगा? P&L में कौन सी साइड? क्रेडिट साइड, बिल्कुल सही, तो लिखते हैं बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 300 रुपए। चलो, बस सारे आइटम भर लिए हमने? हाँ जी, भर लिए। सैलरी तो लिख ली थी, क्योंकि अभी उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऐड या लेस होना होता है, इसीलिए। तो चलो, पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 24,000। अब डेबिट का टोटल बताओ। डेबिट का टोटल पूछ रहा हूँ। 15,050, तो 15,050 माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट 8,950, ये बच गया बैलेंस। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ चला जाता है? P&L अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 8,950। फिर आप P&L अकाउंट का टोटल कर लो। क्रेडिट साइड का मैं करता हूँ, डेबिट साइड का आप करो। क्रेडिट साइड का आएगा 9,250 और डेबिट का कितना आएगा?
2750। तो जब आप माइनस करोगे तो क्या बैलेंस बचेगा? 6500, 6500। ठीक है, समझ आ गई? पहले भी सेम चैप्टर में करा था वही। और ये नेट प्रॉफिट फिर कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो प्लस नेट प्रॉफिट 6500, तो कैपिटल बाहर आ जाएगी जोड़ के 15500। फिर दोनों साइड का टोटल 20,500, 20,500। ठीक है, बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। ठीक है, समझ आ गया प्रोसेस कैसे करना है?